Hello students, today's topic of chapter 4 chemical bonding is Vesper theory. Valence shell, electron pair, repulsion theory. एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं अलग अलग पोजीशंस के जो रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट शेप होती है। जो बॉन्डिंग थ्योरीज हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक सिंपल थ्योरी है जिसको बोला गया वेस्पर थ्योरी। ये दी थी सिडविक एंड पोवेल ने 1940 में, और ये दी गई थी मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इस थ्योरी ने मेनली फोकस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रल एटम के, उसको हम स्टेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ टू पोस्टुलेट्स। तो दो पोस्टुलेट दिए गए थे, पोस्टुलेट फर्स्ट एंड पोस्टुलेट सेकंड। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों ही सेंट्रल मेटल के आसपास वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं, स्पेस में अरेंज करते हैं कि वो जो दोनों का रिपल्शन है, म्यूचुअल उन सबका रिपल्शन है जो वो मिनिमाइज हो सके। म्यूचुअल रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इस तरीके से वो अरेंज होते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं केमिकल बॉन्ड्स मॉलिक्यूल में एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल होंगे जब वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, फार अपार्ट होंगे। एग्जांपल लेते हैं हम BeCl2 का। ये सिंपल ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है बेरिलियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 हो जाएगा। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में। जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें होगा दो क्लोरीन एटम्स के साथ, वो कंट्रीब्यूट करेगा। उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा, दूसरा ये क्लोरीन, और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो बॉन्ड है 180 डिग्री है, बिल्कुल दूर दूर है, इससे ज़्यादा तो कोई दूर नहीं हो सकता, और ये लीनियर शेप मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो सबसे कम होगा, या कह सकते होगा ही नहीं। उसके बाद अगर हम BF3 में देखें, इसमें बोरोन सेंट्रल एटम हो जाएगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1 सेंट्रल एटम। इसकी जो शेप होगी वो होगी प्लेनर ट्राइकोनल शेप, और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो होंगे 120 डिग्री, जो मॉलिक्यूल को प्लेनर ट्राइकोनल शेप देते हैं। तो ये हो गया मिनिमाइज म्यूचुअल रिपल्शन। उसके बाद बात करते हैं हम, आपको ये सारे के सारे जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री देखनी है, शेप देखनी है। उसके बाद है पोस्टुलेट सेकंड। जो रिपल्शन होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दूसरे के लोन पेयर से वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और इनका उससे भी ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगा? लोन पेयर में। सो ये था दो पोस्टुलेट्स वेस्पर थ्योरी के। उसके बाद आई मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहली है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये दी थी हिटलर एंड लंदन ने 1927 में, और इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बारे में दिखाया गया था, उसके एटम से कैसे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। लिनस पॉलिंग जो थे उन्होंने फिर फर्दर डेवलप किया, और इस अप्रोच में केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन को विजुअलाइज कर सकते हैं हम बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स जब वो अप्रोच करते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो डिपेंड करेगी इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरलैपिंग की, कितनी ज्यादा उनकी ओवरलैपिंग है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो ऑर्बिटल्स की, उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर आपको जो ग्राफ शो हो रहा है ये हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया और डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। सपोज हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरे से, जो इनका इलेक्ट्रॉन्स है इनके रिस्पेक्टिव 1s ऑर्बिटल में, और जो अंडर द इन्फ्लुएंस है कोरिस्पोंडिंग न्यूक्लियाई के अंदर। दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे 1s ऑर्बिटल उन दोनों का, और वो ओवरलैप करना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे एनर्जी कम होगी। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है, इनका 1s ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्या होते जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करते जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो
सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग है, ठीक है। इसी तरह हम और डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे HF, F2 इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। इसमें नया ऑर्बिटल्स बनाया जाता है बाय मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अ पार्टिकुलर एटम। जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होगा और उसकी सेम एनर्जी होगी। इस फिनोमेना को बोला गया है हाइब्रिडाइजेशन। और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन की? जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होते हैं वो सेम होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पहले जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी वो ऑर्बिटल्स सेम रहेंगे। जो भी नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं वो आइडेंटिकल होंगे शेप और उनकी एनर्जी के साथ। अब हम एग्जांपल लेंगे, जैसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे हमने BeH2 का एग्जांपल ले लिया। इसमें सेंट्रल एटम होगा बोरॉन, सॉरी Be बेरिलियम, एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। जब हम इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल करेंगे 1s 2s और 2p वेकेंट रह जाएगा। तो ये क्या होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ चला जाएगा 2p में। तो ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई, ये एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा यहाँ पर। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी, अब हमें क्या करने थे, 2 हाइड्रोजन डाल देते हैं, हम यहाँ डाल सकते थे, यहाँ डाल सकते थे, ठीक है हाइड्रोजन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी और ये वाली, दोनों की शेप अलग होगी, दोनों की एनर्जी अलग होगी। तो उसी के लिए, उसी को ओवरकम करने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना आया। इसमें क्या किया, इन दोनों ऑर्बिटल्स को इनको हाइब्रिडाइज कर दिया। तो हमने बोला हाइब्रिडाइज करके क्या आ गया, एक ये वाला जो ऑर्बिटल था हमने इसके साथ मिक्स कर दिया यहाँ पर। तो हमने बोला जितने यहाँ ऑर्बिटल्स थे उतने वहाँ होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये वाला इसके साथ हमने मिक्स कर दिया और नया बना दिया sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो एक s का था एक p का था, जितने भी आएंगे हम उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे, जब नेक्स्ट समझेंगे तब समझ में आएगा। तो फॉर्मिंग न्यू ऑर्बिटल बाय मिक्सिंग, मिक्सिंग करके हमने नया ऑर्बिटल बना दिया। उसके बाद हम लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2p में चला जाएगा, ये आ गया हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। अब वही हो जाएगा, एक जो क्लोरीन एटम इसके साथ यहाँ पर अटैच होगा और 2 यहाँ पर, तो शेप और एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या करना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो ऐसे कितना आया, एक ऑर्बिटल है और p से कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह हम sp3 के लिए भी निकाल सकते हैं, sp3d के लिए भी d ऑर्बिटल आ जाएगा उसमें, और sp3d2 जिसमें 2 d ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, sp3d में एक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएगा। ये था हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस। कई बार क्या होता है कि हम एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की लिख सकते हैं जो एग्री करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हम लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स की O3 की, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी वैलिड है। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। उसके बाद दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो रहा है, तो हम इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं ऑक्टेट रूल को, और इनमें एक डबल बॉन्ड है और एक वन साइड पर सिंगल बॉन्ड है। इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की, वो शॉर्टर होगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। लेकिन इस केस में
और इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो ये फिनोमेना है रेजोनेंस का, जहाँ पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। रेजोनेंस का ये मतलब नहीं है कि जो मॉलिक्यूल है वो लगातार अपनी चेन शेप करता रहे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को एक दूसरे से। जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो स्टेबल होती है, उनकी बॉन्ड लेंथ और जो एनर्जीज होती हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है दोनों के बीच की, सिंगल और डबल के इंटरमीडिएट होती है। जैसे अगर हम कहें इसकी 1 है इसकी 3, तो इनकी जो ओवरऑल निकल के आएगी हमारे पास वो इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच की मिलेगी हमें। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कार्बोनेट आयन का CO3 नेगेटिव। इसकी 3 पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आती हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहले ये डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड ट्रांसफर होके कहाँ जाए, यहाँ पर। सो ये है इसकी कार्बोनेट आयन की कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप हर एक मॉलिक्यूल्स की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। और मेन जो एडवांटेज है रेजोनेंस का वो है मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। थैंक यू सो मच।